बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। दिल की गहराइयों से हम आपको वीकेंड एट होम की अगेन एक स्पेशल प्रोग्रामिंग में खुश आमदीद कहते हैं। और आज की स्पेशल सही मानों में इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज पूरे पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बसते हैं, आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। और इस दिन को बड़े एहतराम के साथ, रिस्पेक्ट और मान के साथ, मान का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं, अब जब लफ्ज़ बहन भाई लग जाता है तो फिर एकदम से एक रिश्ता, एक ताल्लुक़ कायम हो जाता है। और जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं वो हमारे दिलों में बसते हैं। सो जो जिदोजहद, जो स्ट्रगल का प्रोसेस, जो आज़ादी हासिल करने के लिए कितने हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं जिन्होंने जानों का नजराना पेश किया है, उनकी कंट्रीब्यूशन को, उनकी स्ट्रगल को मानते हुए, जानते हुए, और पाकिस्तानी हमेशा जो हैं कश्मीरी बहन भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और वक्त ने साबित भी किया। सो आज का दिन ख़ास तौर पे हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के नाम। और कश्मीर की जब हम बात करते हैं ख़वातीन और हज़रात, तो कश्मीर की खूबसूरती की अगर हम बात करें, इसकी लैंडस्केप की बात करें, कश्मीरी कल्चर की बात करें, कश्मीरी पकवान की बात करें, तो लिटरली आप बड़े हैरान हो जाते हैं कि किस किस तरह के पकवान उधर बनते हैं। कश्मीरी कल्चर की बात करें, किस तरह से मेहमान नवाजी का अंसर नज़र आता है। तो पूरी एक हिस्ट्री है जो एसोसिएटेड है। और आज के प्रोग्राम में हम प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आएंगे, हम उनसे ये जानने की भी कोशिश करेंगे कश्मीर के कल्चर के हवाले से, कश्मीरी गाने, म्यूज़िक, ज़बान, रहन सहन, तमाम चीज़ें जो एज ए स्टूडेंट हम जानना चाहते हैं। इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं। तो आज के दिन की मुनासबत से पकवान भी फिर कश्मीरी बन रहे हैं, तो इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। क्या कुछ होने वाला है जी किचन में? आज हम बनाएंगे कश्मीरी चाय, ठीक है। उसके अलावा कश्मीरी पुलाव और गुश्ताबा बनाएंगे। गुश्ताबा? अच्छा, ये डिश क्या होती है? मैंने बहुत सुना है इस बारे में, लेकिन इत्तफाक नहीं हुआ टेस्ट करने का। ज़रा बताएं। इसको बेसिकली जो कश्मीर में बनाया जाता है, रान के गोश्त को इतना कूटा जाता है, घंटों कूट के, तो उसके कोफ्ते बनाए जाते हैं। ओके। और इनके खानों में स्पाइस का बहुत कम यूज़ है, नट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो वो फिर आगे चल के मैं आपको रेसिपी भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। तो इसको बनाते हैं मीट के साथ, आपकी मर्जी, आप बीफ से भी बना लें। अच्छा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जितने भी कश्मीरी खाने उनमें मेवा जात और ये तमाम चीज़ें बहुत इस्तेमाल होती हैं लैविशली। जी बिल्कुल, नट्स का बहुत इस्तेमाल है। आपको पता है कश्मीरी चाय में भी हम पिस्ता बादाम ऐड करते हैं। अब पुलाव जो है उसमें मैं मीट का बिल्कुल यूज़ नहीं करूंगी, फ्रेश फ्रूट और नट्स का इस्तेमाल। एक्सेलेंट। और सादिया अरशद भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी आज के दिन की मुनासबत से? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि इसमें कोई शक की बात नहीं, आपने बड़ा खूबसूरत आगाज़ किया जिस तरह से। तो अच्छे की उम्मीद और हमारी मोहब्बतें, हमारा प्यार हमेशा ही कश्मीरी बहन भाइयों के साथ रहा है। और इंशाल्लाह ताला हम ऐसे ही पुरज़म हैं उनके साथ, अपना साथ, भरपूर साथ, और हमारी दुआएं हमेशा हम उनके साथ। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, कश्मीरी पकवान की बात करें, कश्मीरी चाय आप नमक के साथ पीना पसंद करती हैं? क्योंकि उसके लवाजमात में होता है हमेशा नमक के साथ, उसका मज़ा ही नमक के साथ आता है। और जिस तरह अभी माजिबीन कही थी कि उसमें हम पिस्ता डालते हैं और साथ बादाम डालते हैं, तो फिर क्या ही बात है। वन ऑफ माई वेरी फेवरेट टी। इनफैक्ट हमारे घर में इधर सर्दियों का आगाज और इधर कश्मीरी चाय, बस ऐसा ही ऑल डे, हमेशा, हर रोज। अच्छा, और बॉटल्स में भी बंद करके, माजिबीन ये मैं जरूर जानना चाहूंगी, लोग बॉटल्स में भी बंद करके चाय उसको रख लेते हैं, फ्रिज में फिर बनाते रहते हैं। ये देखें, मैंने भी ऐसे बना के रखी होती हैं घर में। और आपके गेस्ट आए, आपका दिल करे पीने को, आपने थोड़ा सा ये कहवा इसमें गर्म किया, दूध शामिल किया और सर्व कर दिया। और कितना अरसा इसको फ्रिज में रख सकते हैं? इसका क्या? इसको जो टेस्ट सही रहता है ना, वो एक हफ्ता बहुत अच्छा रहता है। ओके। उसके बाद चेंज आ जाता है। लोग मगर ना महीनों कर लेते हैं, मगर एक हफ्ता ठीक है। मेरे ख्याल एक हफ्ता, जिस तरह माजबीन कह रही है, बड़ा अच्छा, बड़ा तो इसको बनाना जितना फ्रेश आप इसको पहले बनाते हैं उतना ज्यादा मजे का उसका टेस्ट होता है। बिल्कुल सही। आप बनाना शुरू करें, फिर रेसिपी की तरफ इंशाल्लाह डिटेल में आएंगे। अच्छा जी, अब सितारे क्या कुछ कह रहे हैं? सितारे या सियारे, हाँ सियारे बेसिकली प्लैनेट्स हैं। तो ये इस हफ्ते में
जिस तरह हमने लास्ट वीक में भी थोड़ा सा इसका एक हिंट दिया था, तो ये हफ्ता भी कुछ उसी तरह का है, लेकिन आज हम जरा डिटेल से बात करेंगे। आपने बताया था कि गुस्से की कैफियत कुछ हाँ जी स्टार्स में बिल्कुल ज़्यादा रहेगी, क्योंकि कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं, मैं नाम ज़्यादा नहीं लेती हूँ लेकिन सिर्फ बताने की कोशिश करती हूँ कि प्लानिटरी पोजीशन इस वक्त में ऐसी इसको हम कहते हैं उसको फायरी एलिमेंट देती है। तो ये थोड़ा सा जज्बातियत को बहुत ज़्यादा एक आप कह लें कि जिस तरह इंसान एग्रेसिव नहीं हो जाता, ये उसको थोड़ा सा उसका इन्फ्लुएंस इस हफ्ते में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। लेकिन किसके लिए बहुत ज़्यादा, किसके लिए कम, या किसकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा, वो हम एरीज टू पाइसेस बिल्कुल बात करते हैं। अच्छा जी, आगाज़ हम हमेशा की तरह एरीज से करेंगे। एरीज आप लोगों के लिए ना जिस तरह सबसे अच्छा जो इस वक्त एक फेज चल रहा है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर वर्क वाइज बहुत अच्छे मामलात हैं, चीज़ों में जिद्दत भी आएगी, नयापन भी आएगा। जो लोग स्टॉक से रिलेटेड काम करते हैं, मनी एक्सचेंज या कुछ इस तरह के, जिसको हम कहते हैं हवाई रिस्क होता है, हवा में पैसे होते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड जिनका भी काम है, कारोबार है, जो भी है, आप लोगों के लिए यहाँ पे कोई नई अपॉर्चुनिटी, नई कमिटमेंट्स, नई चीज़ें या ईजीनेस बिल्कुल आ सकती है, फ़ायदे मिल सकते हैं। थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखिएगा, या आपकी सेहत या घर में से किसी की ख़ास तौर पे औलाद की तरफ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम, चीज़ें, टेंशन आ सकती हैं। अच्छा जी, ट्रैवल यहाँ पे सब बहुत अच्छा आ सकता है, ओवरसीज़ जाना, सेटलमेंट, इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल आ सकती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सुनते हवा में सफ़र या हवाई, जितना भी इससे रिलेटेड होगा ना, आप जो भी आप करना चाहें, इट इज़ एक्चुअली फेबुलस टाइम। लेकिन रिलेशनशिप में गुस्सा, गिला, तलखी, ये सब चीज़ें शिद्दत के साथ आ रही, उसमें प्लीज़ काइंडली अपने आप को थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी में रखेंगे तो बेहतरी रहेगी। फिर हम आ जाते हैं जी टॉरस की तरफ। आप लोगों के लिए तो भी ये पीक टाइम पीरियड है। रिलेशनशिप्स यहाँ पे खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन इसको हम कहते हैं डिज़ास्टर पे जाना या ख़त्म हो जाना। उसके लिए मैं तो वैसे हमेशा कंपैटिबिलिटीज़ का बहुत जिक्र करती हूँ, अपने पर्सनल व्लॉग पे भी करती हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोग प्लीज़ अपने जज्बात को मत देखें, आप उसको कहते हैं अक्ल से काम लें। दूसरी अच्छी बात क्या है कि ये वक्त आप लोगों को फ़ायदा देगा रिलेटेड टू आप इसमें कहते हैं नेम, फेम, स्टेटस, कोई भी अच्छा सा ओहदा, चीज़ को ऐसे, और आउट ऑफ ब्लू आपको बिल्कुल ये चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा जी, स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, ख़ास तौर पे वो लोग जो नया सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, प्रोफेशनली समथिंग न्यू, कोई नई चीज़, कोई नया मामला आएगा, उस लिहाज से बहुत अच्छा है। फिर आ जाते हैं जी जेमिनाइज वेरी क्रिटिकल वक्त को, थोड़ा सा टची वक्त को, आप लोग जिनको लिटिगेशन यानी कि अदालती मामलात होते हैं, वो लोग बहुत एहतियात करें, और ख़ास तौर पे जिनका कोई होता है कि हुकूमत वक्त से जो भी जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पे थोड़े सा आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मगर लिटिगेशन आपको थोड़ा सा पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है। बाकी आप लोगों को वर्क वाइज चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, चीज़ें बहुत अच्छे मुनासिब रहेंगे। एक चीज़ जिसको आप लोगों ने कंसिडर करना, दैट इज़ योर रिलेशनशिप। नए रिश्ते बनना, नए मामला आना, आप उसे कंसिडर करें, देखिए इंशाल्लाह ताला ये मामला आपको बहुत, या ये वक्त कह लीजिए, आपको फ़ायदा देगा। फिर आ जाते हैं जी कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए चीज़ें, मामलात बड़े अच्छे बेहतरीन रहेंगे। इस वक्त जो सबसे अच्छी चीज़ है, हम कहते हैं न्यू रिलेशन में, जो लोग सिंगल होते हैं, मैरिज पर्पज से बहुत ज़्यादा कंसीडर कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन पुरानी ज़िंदगी से यहाँ पे कोई जंप इन करेगा, आ जाना, नॉक ना करते हैं लोग बिला वजह का, या यूँ कह लीजिए, वहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छे मामला तो रहेंगे। लेकिन हमेशा कहती थी सोच समझ के फैसले करें, किसको आने देना है, कितनी लिमिटेशंस, क्या, ये चीज़ों ने आपको आपने अपने लिए ख़ुद फैसले करने हैं। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जी लियोज़ आप लोगों के लिए अ गुड टाइम, बेहतर है, पहले से बेहतरी है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा अप एंड डाउन। उनके एक वक्त आता है जहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हिलती हैं, अप एंड डाउन, आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें अच्छे की तरफ ही जा रही है, जबकि वो एक ऐसा चेंज होता है जो कि आपके मामला को सीधा कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा फेज़ है, ये 2 से 3 वीक्स का बेसिकली है, ये आपके लोगों के लिए डायरेक्शन ठीक करेगा। पूरा तकरीबन आप समझ लीजिए फरवरी आप लोगों के लिए बहुत से मामला तो नए करेगा, बेहतर करेगा, फाइनेंस हो, कुछ भी हो, घरेलू लाइफ हो। और दूसरी अच्छी बात, जो आप लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, सफ़र में कोई खैर डाल जाना, वो आपका रिस्क हो, किसी भी तरीके से एजुकेशन, व्हाटएवर जो भी होगा, आप लोगों के लिए चीज़ें यहाँ पे इंशाल्लाह अच्छी होंगी। फिर आ जाते हैं जी वर्गोज़
आप लोगों की जो इमोशनल लाइफ है उसके लिए तो बहुत अच्छा है। इसको हम कहते हैं प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप। अब फ़र्क है ना, प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप वो होता है जहाँ पे कमिटमेंट आ जाती है, वाकई में आ जाती है। एक होता है हवा में बात चल रही है, बस चलती जा रही है। दूसरा, आप लोगों के लिए आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूमिंग करेंगे, बहुत अच्छा, अच्छी वार्डरोब, अच्छा सब कुछ, बहुत अच्छा इस वक्त जो है ना आपके मामला चलेंगे। एक तो वो चीज़ आएगी। दूसरा, रिलीजियस हो जाना, अपना मजहबी हो जाना या स्पिरिचुअलिज्म, इस तरफ आपका ध्यान पहुंच जाएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताती है, इसको हम कहते हैं छठी हिस्स। हाँ। ठीक है, वो इस वक्त बड़ी इंट्यूटिव बहुत हुए हर किसी में होती है छठी हिस्स जी, हर किसी में होती है। ये मैं आपको आज ठीक बात है। बताती। इंट्यूटिव होना हर इंसान होता है, ठीक है। इंट्यूशन होना। फिर मैं उसको अक्सर कहती थी ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि कुछ लोग बहुत होते हैं, ऐसा कुछ ही। लोग जरा कम होते हैं, और आप उसको कितना इनहैंस कर सकते True. हैं, कितना नहीं कर सकते, यकीन जानिए ये आपके ऊपर डिपेंड। बिल्कुल, आई एग्री, टोटली एग्री, ठीक ऐसा ही है। और उसको इनहैंस करने के लिए फिर मैं कुछ हीलिंग्स बताती हूँ, वो जो इंशाल्लाह हम कभी किसी बल्कि अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे कि आप अपनी इंट्यूशंस को कैसे हील अप कर सकते ठीक। हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे इनहैंस कर बिल्कुल सकते सही। हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाते हैं जी लिब्राज। आप लोगों के लिए इमोशनल लाइफ फाइनली बेहतर होगी। बहुत डिजास्टर्स रही है, बहुत बुरा फेज रहा है। हेल्थ में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी और आ रही है, स्टिल चल रही है। इसको हम कहते हैं कोई इलाज का तरीका चेंज होना, आपका कोई डॉक्टर चेंज होना, और या थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा सा पीस में रखें, सुकून में रखें। आपका लड़ाई झगड़े, एवं किसी के साथ पंगा, ऐसे किसी के साथ प्रॉब्लम्स, इस टाइप की चीज़ आएंगी जो कि इसको हम कहते हैं आप अपना ज़हनी सुकून खराब करेंगे, किसी का इस टाइम पे कुछ नहीं जाना। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपने आप को ज़रा पीस में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और ना फिर एक और चीज़ इंशाल्लाह सुनते से हम बात करेंगे कभी मेडिटेशंस या क्या होती हैं, तो इस बारे में भी हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, आपको भी ब्रेक हम देते हैं, जरा माजुबीन की तरफ बढ़ते हैं। शेफ माजुबीन, कश्मीरी चाय भाई सादिया के सेगमेंट में ही अगर हम पिलवा दें आप हमें भी तैयार है तो फिर सर्व करिएगा, लेकिन मुझे जरा रेसिपी बताइएगा इसकी। बहुत ईजी है। 1 लीटर पानी लेंगे, ठीक है। उसमें हम 3 से 4 टेबल स्पून जो सब्ज़ चाय होती है, पत्ती यानी उसके पत्ते जो होते हैं वो शामिल करेंगे। बॉयल आएगा तो उसको कवर करके कम से कम हम आधा घंटा उसको पकाएंगे। हाँ, असल पकाने का होता है इसका मेथड। उसके पत्ते गल जाएंगे, आपने देखना है कि पत्ता गल गया तो उसमें 1 चुटकी मीठा सोडा, और अगर थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, दालचीनी का 1 टुकड़ा ऐड कर दें, छोटी इलायची इसमें जाएगी, और उसके बाद इसको 10 मिनट और कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम इसकी आग बंद करके ठंडा पानी 1 गिलास वो शामिल करके इसको खूब फेंटेंगे। ओके। इसका कलर जो है वो निकल आएगा। उसके बाद इसको हम छान के तो बॉटल्स आप भर के रख लें, या नॉर्मल आप बनाना चाहें तो उसी को आपने जब छान लिया तो उसमें आप दूध शामिल करेंगे। कई लोग चीनी पसंद करते हैं तो वो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। कुछ ना भी करना चाहे, मैं नमक और चीनी दोनों नहीं करती यूज, ठीक है। तो दैट्स आई डोंट नो ये अजीब बात है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैं टेस्ट उसी तरह ही उसका इस्तेमाल करना चाह रही होती हूँ। बिल्कुल, ये आपके ये अजीब बात तो नहीं है ना? लोग पीते हैं इस तरह या नहीं पीते? और मैंने कई लोग जो देखे हैं वो नमक भी डालते हैं और चीनी भी डालते हैं, ये भी है। तो अगर फिर नमक चीनी मिक्स हो सकती है तो उसके बगैर भी काम चल सकता है। बिल्कुल चल सकता है भाई, मजाक तो नहीं उड़ाएंगे लोग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद पिस्ता बादाम इसमें ऐड करेंगे, बस आज भी ना मानोगे ना, ये तो ऐसा है ना कि जिस तरह आपको कोई चीज कैसी अच्छी लगती है, दिस इज योर चॉइस। ट्रू, ऐसा ही है, ऐसा ही नहीं, क्योंकि अक्सर लोग मजाक भी उड़ा लेते हैं ना ऑन अ लाइटर नोट, तो मैंने कहा ये भी पूछ लूं। ठीक है जी, आप जरा सर्व करें, जब तक सितारों का हाल हम जानते हैं तो फिर आपको सर्व करते हैं सादिया को। जी सादिया। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं स्कॉर्पियो। ठीक है। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है कि किसी को ट्रांसफर हो, आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कुछ लोग नहीं भी कर रहे होते तब भी आ जाते हैं। लिहाजा किसी किस्म का ट्रेवल, सफ़र, आपका घर का शिफ्ट चेंज, रेनोवेशंस, आपकी अपनी पर्सनालिटी में चेंज, वार्डरोब का, इस वक्त ना स्कॉर्पियोज वो कहते हैं ना ऑन 9th क्लाउड, बस वो बहुत इस वक्त चेंज आ रहा है लाइफ में, पर्सनल लाइफ हो, इमोशनल लाइफ हो, रिलेशंस हो, हर चीज़ में, बट इट्स अ पॉजिटिव साइन। फिर स्टूडेंट्स आप लोगों की लाइफ में भी चेंज पॉजिटिव है, बेहतर है। फोकस इस वक्त अपने ऊपर ही रखिएगा और अपनी बेहतरी की तरफ रखिएगा। एग्रेसिव होंगे, एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन मेरे नज़दीक अगर आप इस वक्त थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं तो आपको इस वक्त इतना पॉजिटिव सिनेरियो मिलेगा जो आपको शायद इससे पहले नहीं मिला है। तो ये वक्त आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव इंशाल्लाह साबित होगा। फिर आ जाते हैं जी सजिटेरियस।
इनको मेरा बहुत सीधा सीधा एक मशवरा है कि आप लोग इस वक्त बहुत पेशेंसली चलें। आपकी प्रीवियस लाइफ से जो लोग सिंगल हैं या जो लोग ऑलरेडी कमिटमेंट्स में भी होते हैं, प्रीवियस लाइफ से भी लोग आएंगे, आगे भी बहुत कुछ नजर आएगा। सो इनके लिए ना चॉइस मेक करना बहुत मुश्किल होगा इस वक्त में, तो दे हैव टू बी वेरी काम। और कुछ ऐसे वक्त होते हैं जहाँ पे ठहर जाना चाहिए, रुक के फैसले करने चाहिए। ये इस वक्त काफ़ी तेज़ी में होंगे कि बस कर ले फैसले, हो जाए ऐसे हो जाए। एनी हाउ वहाँ पे मैं हमेशा कहती थी कंपैटिबिलिटीज़, एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं। ये वक्त इनको थोड़ा सा ये टोला ज़रा एक फेज़ देगा, बाकी इनके फाइनेंसेस इस वक्त में बेहतर होंगे। कोई नया रिस्क का ज़रिया, बिल्कुल कोई चीज़ या कोई मामला बन सकता है। ओवरऑल थिंग्स आर फाइन। सिर्फ एग्रेशन इस वक्त एक इनका सबसे बड़ा इशू रहेगा। फिर आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए तो है आफ्टर 2.5 years आई मस्ट से आप लोग एक ऐसे फेज से निकले हैं जिसको हम 60 सती भी कहते हैं। एनी हाउ आप लोगों के लिए नई चीज़ें, नए मामला, तो बिल्कुल लाइन ऑफ डायरेक्शन भी आप लोगों की चेंज हो सकती है। फाइनेंसिस में बेहतरी आएगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन ये जो महीना ही आप तकरीबन कह लीजिए फरवरी है, इसको हम कहते हैं कि आप अपने आप को भी बहुत सी चीज़ों में ठीक करेंगे। क्या किया था, कैसे किया था, क्यों किया था, कौन लोग थे, किस तरह से थे, अपने उस सारे सर्कल को एक दफ़ा इंसान सोचता नहीं है और रिफ्रेश बटन दबाएं। यस, वो होना है। कंप्यूटर ऑफ करके ऑन करना है, बिल्कुल ठीक। वो सब कुछ हो रहा होगा, स्टिल चल रहा होगा, ये भी चलेगा। तो एक तो ये चीज़ रहेगी। बाकी इसमें हम कहते हैं स्टेटस, नेम, चीज़ें बेहतर होना। कोई अगर पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन या जिनको भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, या समटाइम्स लोग होते हैं पुराना कोई पेपर निकला है, कागजात निकले, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, उसको संभाल के रखिएगा। आइंदा कुछ आने अरसे के बाद आपको फील होगा यार ये चीज़ें तो मेरे काम आ रही हैं। ठीक है। एक्वेरियस, फिर से इनके ऊपर सेम चीज़ लागू होती है। एग्रेशन, तबीयत ख़राब होना, सेहत, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम देंगी। घर का चेंज, रेनोवेशंस, इस टाइप की चीज़ें आएंगी। कोई प्रॉपर्टी मैटर जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं उसमें आप लोगों की सेपरेशंस, यानी कि फैमिली के साथ, फैमिली से कोई चीज़ अलग, कोई इस तरह के मामला बिल्कुल जा सकते हैं। ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है। ओवरऑल इनके लिए बेहतर टाइम इस तरह से बिल्कुल है। ठीक है। लास्ट हमारा ज़ोडिक साइन जो होता है वो है जी पाइसिस। पाइसिस, थिंग्स आर बेटर। पैसे बहुत लगेंगे, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स होंगे, और आप लोगों के लिए फिर से कहूँगी वो फेज़ है जहाँ पे अपने गुस्से के ऊपर, जज्बात के ऊपर काबू रखने, किसी किस्म का लॉस, पैसे चले जाना, कुछ गुम हो जाना, या मैंने इस तरह का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा रह सकते हैं। बट ये आपकी लाइफ का एक मेजर शिफ्ट है। बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामला, बहुत सी चीज़ें आप लोगों की लाइफ से चेंज होंगी। समटाइम्स सोच बदल जाती है और ये वक्त आपको टोटल ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर जाएगा। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर ऑलवेज। थैंक यू सो मच। और ख़वातीनोज़ात, इसी के साथ आपको दोबारा से मैं बताती चलूँ, आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, बहुत ही एहतराम के साथ और इस मान के साथ कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, उनके शाना बशाना, उनके दुख दर्द, उनकी स्ट्रगल और जिद्दोजहद को समझते हुए। सो इस हवाले से आज की जो स्पेशल प्रोग्रामिंग है उसमें जो हमारे सिंगर है जिनको मैं दावत देने वाली हूँ, उनका ताल्लुक भी कश्मीर से है। पहले तो हम इनसे गाना सुनेंगे और उसके बाद फिर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इनसे गुफ्तगू भी की जाएगी। हम सादिया अरशद को तो खुदा हाफिज़ करते हैं, लेकिन जल्दी से तारुफ कराएंगे जी। ज़ुहैब ज़मान है, ही इज़ अ रिनाउंड पेट्रियाटिक सिंगर और अपने जज्बात की तर्जुमानी गानों के ज़रिए करते हैं। सो आज इनको दावत देंगे, आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन हज़रात, आप लोगों के मैसेजेस शामिल करने का वक्त आ गया। किरण रुबाब हैं जी, सलाम टू ऑल द गेस्ट, वालेकुम अस्सलाम। और आज कश्मीर डे के हवाले से उन्होंने बात की है जी। सनम अली हैं, फ़हीम सईद हैं, थैंक यू सो मच। कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए थैंक यू सो मच। जहान ज़ेब हैं जी, शुमाइला राना है, प्रोग्राम को पसंद करते हुए। साथ ही साथ आज पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बहन भाई कम्युनिटीज़ बसते हैं वहाँ पे कश्मीरी बहन भाइयों की जो स्ट्रगल है, जो जिद्दोजहद है, उसको मानते जानते हुए और ये बताते हुए पूरी दुनिया को कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ उनके शाना बशाना खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला जल्द
आज़ादी नसीब होगी उनको। आमीन सुम आमीन। ख़वातीन व हज़रात, ब्रेक पर जाने से पहले आपने ज़ुहैब ज़मान की आवाज़ में खूबसूरत सा पेट्रियाटिक गाना, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, ज़ुहैब कश्मीरी भी हैं, कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आज के दिन की मुनासबत से और हाल ही में इनकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, मुझे अभी ब्रेक में बता रहे थे, तो मैंने कहा ज़ुहैब अगर मैं आपके तारुफ में बता दूंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ये तमाम बातें तो आपसे हम जानेंगे। तो वेलकम करते हैं ज़ुहैब ज़बान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। और पहले ज़रा हमारी जो रेगुलर मेंबर हैं वीकेंड एट होम की, उनको भी इस्तकबाल उनका करते हुए उनको भी वेलकम करते हैं। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एंड आमीन सुमा आमीन। तो आपने जो दुआ मांगी कि हमारे कश्मीरी बहन भाई जो हैं, अल्लाह ताला उनको आज़ादी दे इन तमाम मज़ालिम से, और हम दिल के जो गहराई है वहाँ से दुआ है हमारे लिए, और हमारे दिल का हिस्सा है, हमारे दिलों में बसते हैं। ऑफ कोर्स हमारे जिगर का टुकड़ा है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ुहैब क्या कहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? आज का दिन बेसिकली बड़ा एक अहम दिन है। पाकिस्तानी इसको माशाल्लाह कश्मीर के लिए बनाते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी याद में इसको मनाया जाता है, और ये 1990 से चला आ रहा है, तो अभी तक माशाल्लाह इसको बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा और है। जोश और जज्बे में कहीं कोई कहीं कमी, भी बल्कि कमी और नहीं। ज्यादा मुझे तो और लगता है बेहतरी आ गया माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही, और अरूज पे और यंगस्टर्स में मैं देखती हूँ, ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है। और फिर प्रोग्राम में आगे, इस प्रोग्राम के सेकंड हाफ में जो हमारे बाकी मुअज़्ज़िज़ मेहमान आएंगे उनसे भी जानेंगे। मुझे यंगस्टर्स के जज्बे को देख के ना डॉक्टर साहिबा बड़ा मजा आता है। आप यही देखें ज़ुहैब, द वे ही सिंग्स फ्रॉम हिज हार्ट, और जिसको कहते हैं ना, एक हम लोग पंजाबी लोग कहते हैं आंद्रों से गाना, हाँ। यू नो इट कम्स आउट ऑफ हिम। और यही अगर आपको याद हो कि जब जंग हुई थी पाकिस्तान और भारत की, तो ज़माने में मलका तरन्नुम नूरजहां जाया करती थी बॉर्डर पे, एंड पीपल यूज्ड टू यू नो गेट अ लॉट ऑफ करेज फ्रॉम इट। मोटिवेशन ऐसे हाँ, मिला करती थी। motivation। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ज़ुहैब, मैं फिर डॉक्टर साहिबा के सेगमेंट की तरफ भी बढ़ूंगी। आपकी जो रीसेंट अचीवमेंट्स है उसके बारे में थोड़ा बताते हुए फिर तफसीलन हम बाद में भी बात करेंगे। अभी यही है कि अभी मैंने बेसिकली पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसका भी हिस्सा हूँ आज़ाद कश्मीर की तरफ से। ठीक है। ऑलरेडी आज़ाद कश्मीर का तराना मैंने पढ़ा हुआ है, और बाकी फॉरेन ऑफिस के साथ अभी तक 7 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, माशाल्लाह। और पीटीवी के साथ 3 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और इसकी डिटेल्स अब आगे भी प्रोग्राम में हम जानेंगे। थैंक यू सो मच। और ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा के सेगमेंट में कल प्रोग्राम में मैंने जिस तरह अनाउंसमेंट की थी, पूरी दुनिया में कल वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया था, और मैंने ये भी साथ बताया था आपको कि आज के प्रोग्राम में डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा से फिर कैंसर के हवाले से, कैंसर सिम्टम्स, ट्रीटमेंट्स। डॉक्टर साहिबा, ये बीमारी ऐसी है कि इसका नाम सुनते ही ना बंदे की वैसे ही सुनने वाले की जान निकल जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। कैंसर की जो तशखीस है वो की जा सकती है कि नहीं? देखिए, एक तो आपको पता है कि जेनेटिक स्टडीज़ जो हैं आजकल बहुत इन है, और कई दफ़ा जीन्स के थ्रू यू कैन आइडेंटिफाई सम कैंसर्स। Okay. जैसे ब्रेस्ट कैंसर के जीन जो है दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड अ लॉट ऑफ, बट देन दैट डजंट होल्ड ट्रू कि सारे कैंसर्स उनके साथ जो है वो आप जीन की थेरेपी के थ्रू ले सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन के थ्रू पता कर सकते हैं। हाउएवर हमारी जितनी अर्बनाइजेशन हो रही है ना, यानी कि जितने दरख्त कट रहे हैं, जितना पानी ख़राब हो रहा है, जितना हम ग्रीन जोन इफ़ेक्ट को, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को नहीं फॉलो कर रहे, पोल्यूशन हो रही है, वो बतदरीज इस चीज़ में इजाफा कर रही है कि जो कैंसर के जो फैक्टर्स हैं, जो कि कार्सिनोजेनिक हैं, हमारी डाइट ऐसी हो रही है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो रहा है, हमारी एक्सेसिव इसके साथ जो एक मोहब्बत चल रही है, बिल्कुल इश्क है, मोहब्बत बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है। ट्रू। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो हमें कार्सिनोजेनिक लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा रही हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम में आज बात करने का मकसद ये होगा कि हम इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकें, और एज अ होल कैसे करें। हम डाइट के मुतालिक तो बात करेंगे। अच्छा, जैसे अभी आप सिम्टम्स की बात करी थी, तो हर कैंसर के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, मगर एक मेजर सिम्टम ये होता है नकाहत होना और वेट लॉस होना। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत अनएक्सप्लेन्ड किस्म का वेट लॉस जो होता है और बड़ा ड्रास्टिक जो होता है, उसके बारे में देखना। फिर हेडेक्स होती हैं, और डिफरेंट कैंसर्स के ऑब्वियसली डिफरेंट प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होते हैं, इट्स नॉट जस्ट वन सिम्टम दैट वी कैन गिव। तो ये है कि बस अल्लाह ताला सबको महफूज रखे तमाम मूजी बीमारियों से। बिल्कुल आमीन सुम आमीन। डॉक्टर साहब, सबसे कॉमन अगर मैं पूछूं जो टाइप ऑफ आई डोंट नो, अब पूछना तो पड़ेगा ये सवाल ऑब्वियसली, सबसे कॉमन कैंसर कौन
कौन सा होता है? मुझे ऐसा लगता है ब्लड कैंसर या ब्लड कैंसर एंड इन वुमेन ब्रेस्ट कैंसर, मैं यही कहने लगी थी। हाँ, ये बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है। और अब रिसेंटली जो है वो कोलोरेक्टल सर्जन कह रही हूँ, कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जो मीन्स अंतड़ियाँ, बड़ी आंत का जो कैंसर है, कोलन कैंसर, वो बहुत ऑन द राइज है। Okay. और आई थिंक के मुख्तलिफ जो इन्होंने की हैं इनके ऊपर रिसर्चेस, दे थिंक कि हमारा जो गलत लाइफस्टाइल है ना ईटिंग का, जिसमें बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स, जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर को कहते हैं कि शुगर इज़ लाइक कि जैसे आग भड़क रही है तो आप उसके ऊपर पेट्रोल डाल दें तो वो मज़ीद उसके शोले बुलंद होंगे। ऐसे ही शुगर काम करती है ऑन कार्सिनोजेनिक सेल्स। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है ऑफ नॉट ओबेइंग अल्लाह ताला का सूरज का निकलना और सूरज का गरूब होना, ठीक है, उसके दरमियान जो हम अपनी स्लीप साइकिल्स को नहीं कर रहे, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। अगेंस्ट अडल्ट्री बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा चीज़ों में एडिशन बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही। डब्बों से ज़्यादा अपनी ग़िज़ाइयत हासिल करना, फ्रेश फूड से ना लेना, जिसमें जूसेस, फिज़ी ड्रिंक्स, जिसमें आपको कई चीज़ें मिलती हैं, बाहर, घर से बाहर खाने बहुत ज़्यादा बाहर के खानों का इस्तेमाल करना। ये जो हम अक्सर, आपने देखा होगा, फूड जो कलरिंग्स हैं वो बहुत यूज़ करते हैं ना, जर्दे में भी और बिरयानी में भी। मुझे लगता है कि जो बार बार आप माइक्रोवेव खाने को करते हैं, आई डोंट नो। करेक्ट, माइक्रोवेव के ऊपर बहुत डेटा आ रहा है। वैसे देखें, उसके ऊपर बहुत रिसर्च और डेटा आ चुका है, कन्फ्लिक्टिंग डेटाज हैं, लेकिन आप खुद सोचो कि जो चीज़ नेचर से हट के एक चीज़ को एकदम से इतना गर्म कर दे तो कोई ऐसी रेज तो होंगी जो बहुत स्ट्रांग होंगी, और अगर वो उस गोश्त को गला रही हैं तो क्या वो हमारे ऊपर असरअंदाज हो सकती है या नहीं? ये क्वेश्चन है जो कि कॉमन सेंस क्वेश्चन है, जो कि हम अपने अकल से आंसर कर सकते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग जैसे हंटर्स बीफ वगैरह खाते हैं, प्रोसेस्ड मीट खाते हैं, रेड मीट बहुत खाते हैं, डिब्बों में बंद, उसमें जो नमक का बहुत ज़्यादा या प्रिजर्वेटिव्स का बहुत इस्तेमाल है ना, हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि जैसे मैं अक्सर पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप वेजिटेबल सूप ले लें, ठीक है, मसलन मैंने उनको डाइट प्लान में दे दिया वेजिटेबल सूप, वो क्या करते हैं कि कैंड डब्बे नहीं होते जिसके अंदर वेजिटेबल्स मिलती हैं, उसमें से वेजिटेबल्स डाल लेते हैं। अब उसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी गया हुआ है ना, आखिर तभी तो उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हुई है। तो आप क्यों नहीं बाजार से लेके उसका जो है वो निकाल सकते हैं? आप क्यों नहीं असल मुर्गी लेके उसका यखनी निकाल लेते हैं, बजाय कि आप डब्बों में से यूज़ करें? सो हमारी आज नाजरीन को ये जो तलकीन है वो ये है कि हमने ना कैंसर को रोकना है, दूर भगाना है और तमाम बीमारियों को भगाना है अपने अंदर की फौजें मजबूत करके। सही। और हमारी फौजों की सिर्फ एक प्रॉन्ग्ड अप्रोच नहीं है कि ग़िज़ा सही करो, बल्कि 5-6 प्रॉन्ग्ड अप्रोच है। यानी कि हम अपनी सोने का, जागने का टाइम सही करें, हम अल्लाह के ऊपर ज़्यादा फेथ रखें, जिक्र करें, नमाज पढ़ें, दैट इज़, वो हमारी एक मेडिटेशन है, वो हमारी ही प्रैक्टिस है। बिल्कुल, कि हमारी बॉडी स्ट्रेस से निकल जाए, और ये सबसे अव्वलीन तरजीह आपकी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और उसके अलावा हम अपना जो है ये बाहर के खाने कम करें, घर का पका हुआ खाना ज़्यादा खाएं, और जैसे कि अभी आप बता रही थी कि ये स्क्रीन टाइम वगैरह और माइक्रोवेव और मशीनों से कम काम करें, हाथ से ज़्यादा। जैसे सुंदस, कैन यू बिलीव इट कि आई वाज रीडिंग अ रिसर्च, उन्होंने एक रिसर्च की कि जो हमारी अम्मियाँ दादियाँ घर में मसाले पीसती थी, अब आजमीन आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, दोज हैड, उनकी हिद्दत डिफरेंट थी, और जो हिद्दत ग्राइंडर में आती है ना, वो उसको ज़ाया कर देती है काफ़ी न्यूट्रिएंट्स को। सही। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इनके तो वहाँ पे वो खुबानी के बादामों के ऊपर बहुत गुफ्तगू होती है कि खुबानी के बादाम के ऊपर रिसर्च की, और उन्होंने कहा कि इट्स वेरी गुड कि एंटी कैंसर के लिए 7 बादाम रोज़ाना ये खाएं। तो ये चीज़ें हैं जो कि बंदे को जो हैं अपनी ज़िंदगी में इनकलकेट करनी चाहिए, और प्लीज़ खुदारा इससे कम इस्तेमाल करें। और ये वैसे भी ज़ुहैब, मुझे लगता है स्क्रीन टाइम, लैपटॉप्स, फ़ोन्स, आईपैड, ये ना दूरियां पैदा करें रिश्तों में। True that. आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, और इसमें मुझे लगता है मैं भी शिकार हूँ इसका, कि आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं एक होने के लिए, एक मेज़ पे बैठ के खाना, तो उसमें भी बच्चा अपना लगा हुआ है, मियाँ अपने फ़ोन पे, बीवी अपने, तो वो आपकी आपस का फैमिली टाइम कहाँ गया? क्या कहेंगे इस हवाले से? सोशल अवेयरनेस बड़ी की गई है, लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि बस सुना जाता है, देखा जाता है, किया नहीं जाता। बिल्कुल। अमलन तभी होगा जब हम सब ठीक होंगे। हमने ये नहीं कहना कि कोई ठीक हो जाए, पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा,
कोई भी नहीं करता। क्योंकि मुझे तो डॉक्टर साहब बचपन में याद है कि हम जाते थे बाहर हमेशा, और जब भी तो गप्पे लगा रहे हैं, वाकयात, मजाक हो रहा है, हंसी मजाक। अभी वो चीजें कम हो गई हैं क्योंकि और सुंदर वो ऐड कर रही है टुवर्ड्स बीमारी। क्योंकि जब ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता ना, मसलन अब मैं फोन करके कभी बैंक में बात करूं और वहां से ऑटोमेटेड टेलर बोल रहा हो ना, तो मैं फोन बंद कर देती हूं, कहती हूं मेरी मैनेजर से मेरी बात करवाओ, मुझे समझ ही नहीं आ रही वो क्या रहे हैं। तो इसलिए ह्यूमन टच बंदा बंदे का दारू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है मैंने कभी रेस्टोरेंट गई थी, मैं नाम तो नहीं ले सकती, उस पे लिखा हुआ था सेल फोन्स आर नॉट अलाउड, यू आर सपोज्ड टू, आपको एक दूसरे से बात करनी है। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कॉन्सेप्ट, उन्होंने बकायदा सेल फोन बनाया तो क्रॉस था, फिर सेल फोन नहीं इस्तेमाल होगा, आप इधर आए हैं तो आपने आपस में बैठ के बातें करनी है। बिल्कुल। एंड देन आई फील कि रात को जब आप सोते हैं तो सेल फोन को बंद कर दीजिए और अपने सर से बहुत परे रख के उसको सोएं। आपके वाईफाई राउटर भी बहुत दूर होना चाहिए आपके सोने की जगह से। और एक और चीज लोग करते हैं कि सेल फोन्स अपने यहाँ इस जेब में डालते हैं, व्हिच इज क्लोज टू द हार्ट। प्लीज वो ना करें, सेल फोन्स को अपनी बॉडी से दूर रखें। ऑब्वियसली कोई तो रेडिएशन है, कोई तो वेवलेंथ है जिस पे वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अब ये हमें नजर तो नहीं आ रही, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर भी कभी घुस सकती है। ऐसा ही है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। बल्कि आजकल काम हो रहा है एंजियोजेनेसिस के ऊपर। ठीक है। वो एंजियोजेनेसिस ये होता है कि ब्लड वेसल्स जो कैंसर को फीड कर रही हैं उनको कट ऑफ करें। ओके। और देखा गया है कि अगर आप अपनी हर मील के ऊपर वेजिटेबल और फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करें, तो एक तो तरीका मेडिसिन का है ना, जिस तरह वो कट डाउन कीमोथेरेपी वगैरह वगैरह से करते हैं लाइगेशन से, एक थ्रू गुज़ा ये है कि हर मील के ऊपर वेजिटेबल या फ्रूट साथ में खाएं, ताकि फाइटोन्यूट्रिएंट्स जाते हैं तो वो आपकी नेचुरल एंटी एंजियोजेनेसिस करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर, आई डोंट नो डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है जरूर पूछना चाहिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल, पानी की बॉटल्स प्लास्टिक की, ऑफ कोर्स बिल्कुल, खाने प्लास्टिक के लिफाफों में, डज दैट हैव एनी लिंक? बिल्कुल उसके ऊपर भी यू नो दे हैव डन रिसर्चेस एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैव रिमूव्ड पॉलीथीन बैग्स, क्योंकि ऑब्वियसली देखें इट्स समथिंग आर्टिफिशियल। ट्रू। और जब वो रिएक्ट करता है गर्म होके, जैसे गर्म पानी की बोतलों के ऊपर गर्मियों में इतना कहते हैं कि प्लीज उससे ना पिएं, शीशे की फिर भी बेहतर है। ऐसा ही है। तो जो चीज रिएक्ट कर जाए ना, मसलन एल्युमिनियम के जो बर्तन हैं उनके ऊपर भी अब आ रहा है कि एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दैट एल्युमिनियम एलॉय कैन रिएक्ट विद योर फूड एंड इन योर बॉडी कॉज एल्युमिनियम पॉइजनिंग टू अ वेरी लो एक्सटेंट। ये नहीं कि बिल्कुल ही पॉइजनिंग कर दें, मतलब कोई भी चीज़, किसी भी मादनियात या किसी भी चीज़ का आपकी बॉडी में गलत तरीके से इकट्ठा होना गलत है। कैन यू बिलीव इट कि अभी कल मेरे पास एक बंदा आया था, वो एयर इंडेक्स नापने वाला लेके आया था, आला लेके आया। हाँ आला। तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि जो गंदे नाला जो लाहौर के थ्रू गुजर रहा है उसके गिर्द आर्सेनिक बहुत ज़्यादा है। सेंकिया, आपको पता है सेंकिया की पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो कहता है कि विद फ्रॉम मिल्स एंड फ्रॉम गंदा नाला हाइड्रोजन सल्फाइड निकल के आर्सेनिक प्रोड्यूस कर रही है, जो कि हम इनहेल कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। और हमें पता नहीं बेस्ट है। बात है। हाँ। इसके अलावा लंग कैंसर का बहुत बड़ा एक रोल है स्मोकिंग। और वो अक्सर लोग पूछते हैं जी हम तो वेप करते हैं, हम तो शीशा पी लेते हैं, हम तो ये करते हैं। स्मोकिंग ऑफ एनी टाइप, धुआं जो कि आपके जिस लंग्स में जाए, दैट इज रॉन्ग फॉर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। पैसिव स्मोकिंग की तरफ आ जाते हैं, जो लोग स्मोक कर रहे हैं और उनके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं जो नहीं स्मोक कर रहे हैं, मुफ्त में उस जद में आ जाते हैं। क्या कसूर है? पैसिव स्मोकर्स होते हैं जी कि अगर आपका जो दोस्त है स्मोकिंग कर रहा है लेकिन आप साथ बैठे हैं, आप नहीं पी रहे, लेकिन चूंकि आप साथ बैठे हैं तो वो धुआं आप भी इनहेल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर कोई आपके दोस्त अहबाब में से सिगरेट पीता है, पहले तो उसको मना करें, लेकिन अगर वो मना नहीं होते हैं, अब क्या किया जा सकता है, तो उनको क्या बिल्कुल कहीं दूर जाएं, कोने में जाके सिगरेट पिए। हाँ। क्योंकि वो आपके लिए उतना ही नुकसानदेह है। हाँ। आप समझ के बैठे होंगे कि जी आप सिगरेट मैं तो पीता नहीं सिगरेट, मुझे तो कुछ नहीं होएगा। इसी तरह जो है ये ड्रग्स का हमारी जो है छोटी कम्युनिटी, जो छोटे बच्चे वगैरह, उनमें काफ़ी एक ट्रेंड चल पड़ा है, दैट इज़ लीडिंग टू लिवर कैंसर, क्योंकि लिवर से मेटाबलाइज होती हैं। तो आम तौर पे अक्सर अल्लाह ताला सबको बचाए, सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, कि सुनते हैं कि यंग डेथ्स हो जाती हैं तो ओडी कर जाते हैं ड्रग्स के ऊपर, या उनके क्योंकि लिवर के थ्रू जा रही होती है। तो लिवर कैंसर इज ऑल्सो बिकमिंग क्वाइट अ बिग कंसर्न फॉर यंगर जनरेशन। बिल्कुल सही। ज़ुहैब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी भी हेल्थ का इशू रहा था? ऐसे लिवर का, लेकिन मेरा था ना कि एक हेपेटाइटिस ए हुआ था गालबन, डॉक्टर साहब पता है इनको ना,
लास्ट टाइम हाँ, आपने आपने सारा वो बताया ब्रीफ था किया मुझे, था, हाँ, हाँ। तो उनने उसको पैरासीटामोल दे दे के मजीद मुझे जो है ना वो उसको उसकी तशखीस ही नहीं हो नहीं। सकी। तो फिर वो बहुत ज़्यादा वर्स हो गया, बहुत स्लरिंग ऑफ स्पीच आ गई, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, और चल फिर भी नहीं सकता था, कंप्लीट बेड जिसको कहते हैं ना, एक कदम भी नहीं उठा सकता था। लेकिन अल्लाह की करम से माशाल्लाह माशाल्लाह 6-7 महीने बाद जाकर रिकवर हुआ। रिकवर हो गए बस ये, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने जिगर करम काफ़ी डैमेज हो चुका था। देखिए इससे जुहेब की बात से एक टेक होम मैसेज है, ये जो हम छोटी मोटी दवाएं भी लोगों के कहने पे, ये डॉक्टर ने दी है ऐसा ही है। गलत सलत इसका इस्तेमाल, दीज आर केमिकल्स। ट्रू। ये नहीं है कि आप समझें कि वो ठीक है ना, सो बी वेरी केयरफुल। हाँ। विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है एंटी कैंसर के अंदर, सो विटामिन सी अपनी बॉडी में रिप्लेनिश रखें, ऑरेंज जूस पिएं, अपने ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएं। और डॉक्टर साहब पुराने जमाने में एक दौर ऐसा था, पीतल के तांबे के बर्तन में हाँ, खाना, हाँ, खाना पानी पीना, हाँ। दैट आई थिंक उसकी एक अपना एक तासीर बिल्कुल बिल्कुल उसकी तासीर है। आप जिस बर्तन में खा रहे हो वो भी रिएक्ट कर रहा है ना जब खाना गर्म उसके अंदर है। गया ऐसा ही है। तो ये चीजें सारी बहुत, और वो मिट्टी के उसमें से पानी पीना, मिट्टी के घड़े में से अभी तो कहते हैं चलती ना। मेलामाइन है ना, अभी तो मेलामाइन हाँ, और प्लास्टिक चल रहा है सारा। और कुछ मेलामाइन ऐसी हैं जुहेब जो कि माइक्रोवेव से रिएक्ट कर रही बिल्कुल हैं ऐसा और ही। हमें पता नहीं है इस बात का। बिल्कुल। वो जो डबल मेलामाइन है कुछ नहीं होता, कैसे हो सकता है कि गोश्त गला रहा है लेकिन मेलामाइन को कुछ नहीं कर रहा है। तो ये बड़ी चीजें हैं ऐसी। अच्छा, हाँ। टिप ऑफ द डे जी। टिप ऑफ द डे है कि अक्सर लोग आजकल ये कह रहे हैं कि जी मुझे अक्सर लोग कह रहे हैं हेलिटोसिस बहुत हो रहा है। हेलिटोसिस होता है मुंह में से नाखुशगवार एक उसका स्मेल आना, ठीक हाँ, है। तो उसके लिए मैंने एक चीज़ बतानी थी कि एक होती है कुल्ली करनी होती है आपने, जो इलायची, इसके अलावा आप दारचीनी इसको कूट लें, और तबाशीर एक चीज़ होती है जिसको आप तवे पे रखेंगे और उसको हल्का सा वो जो गोला सा है जैसे फटकरी नहीं होती ठीक है, वैसा आगे। होता है, हाँ, तो ये पाउडर बन जाएगा। तो उसकी चुटकी लेके तो उसकी कुलियाँ करें। ओके। और इसके अलावा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखें। ये 3 चीज़ें आप मिला के पानी के अंदर उसकी कुल्ली करें और उसके बाद रिंस करें अच्छी तरह माउथ को, जिसको हम कहते हैं कि पूरी साइडों पे अच्छी तरह रिंसिंग हो। बिल्कुल। तो वो और बहुत बेहतर हो। बिल्कुल सही। और आपने अगर किसी इवेंट पे या फंक्शन पे जाना है तो मेरी अगर हाँ, माने हाँ। तो उससे पहले ये जरूर कर हाँ, लें। हाँ। आप दांत भी ब्रश कर लें बिल्कुल। ताकि एटलीस्ट एक फ्रेश आपकी, क्योंकि आप जब इंटरेक्ट करते हैं तो खुशबू फ्रेश आनी चाहिए, ताकि यू शुड बी अ प्लेजेंट कंपनी एंड फॉर एवरीवन। मिसवाक इज सो गुड। दैट्स ट्रू। हाँ, बिल्कुल that's सही। right. थैंक यू सो मच। Thank you. डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। और आपको कश्मीरी चाय सर्व होगी, कितने मजे की बात है, मुझे सर्व ही नहीं हुई। बेस्ट है भाई। ज़ुहैब को भी सर्व हो गई और मैं तड़प रही हूँ कि मुझे चाय कश्मीरी मिल जाए। माजिबीन अभी आपसे मैं बात करूंगी थोड़ी देर में प्लीज, लेकिन इस वक्त हम माजिबीन बच के भाग जाओ। ज़ुहैब की आवाज में खूबसूरत सा हम गाना जरूर। सुनेंगे। तराना होगा ये, मिली नगमा। हाँ, मिली नगमा, मेरे सारे मिली नगमा मिली नगमा आ जाएगा बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद, आपको वेलकम बैक वंस अगेन कहते हैं वीकेंड एट होम में। और आज मैंने प्रोग्राम के आगाज़ पे भी कहा, आज पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बहन भाई बसते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ मुकीम हैं, आज यौम यकजहती कश्मीर बहुत ही एहतराम, रिस्पेक्ट, मान के साथ, मोहब्बत के साथ, और अकीदत भी मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ताल्लुक़ ऐसा हमारा कश्मीरी बहन भाइयों के साथ कि हमारे दिल में कश्मीरी बहन भाई बसते हैं और कश्मीर बसता है और बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है। और आप देखिएगा कहीं पे भी गुफ्तगू होती है तो कश्मीर का और कश्मीरी बहन भाइयों का जिक्र हमेशा आता है। और एक बड़ा मैंने रिस्पेक्ट का एलिमेंट तमाम और बिलखसूस नौजवान नस्ल में देखा है, और ये बड़ी खुशाइन बात है। और आज के दिन हम जो कश्मीरी बहन भाई जो एक स्ट्रगल प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, और जितने भी ऐसे बहन भाई जिन्होंने आज़ादी हासिल करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उनकी मेहनत, उनकी अज़मत को सलाम पेश करते हुए आज के दिन की मुनासबत से हमने स्पेशल प्रोग्रामिंग और वो तमाम हमारे उस्ताद जो बेहतर तरीके से कश्मीर के बारे में, कश्मीर के लैंडस्केप, कश्मीर का कल्चर बड़ा मज़े का और इंटरेस्टिंग है, और कश्मीरी बहन भाइयों की जो मेहमान नवाजी है उसका हमने हमेशा सुना भी है, देखा भी है, जाना भी है, माना भी है। ये तमाम बातें आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से हम करेंगे। मेरी पहली मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा जाहिद अजीज़ साहब हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट कश्मीरी
कश्मीरियात, पंजाब यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं जी डॉक्टर समीना कौसर साहिबा हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबा कश्मीरियात, पंजाब यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, दुआएं। और ज़ुहैब तो हमारे साथ मौजूद हैं ही हैं, और साथ ही साथ मैंने ज़ुहैब से ये फरमाइश की थी कि फिर ज़ुहैब आप कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, कश्मीर की नुमाइंदगी करें तो कश्मीरी भी सॉन्ग होना बिल्कुल चाहिए, इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है ना, साथ साथ आपको। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं थोड़ा म्यूज़िक आहिस्ता करते हुए सर, थोड़ा कश्मीर के हवाले से बात करते हुए, हम अक्सर सुनते हैं, आप बेहतर तरीके से जितना आपका नॉलेज है माशाल्लाह से, एक्सपर्टीज़ हैं, कि हमने ये तासुर कायम किया हुआ है कि कश्मीर जिस तरह सवात नारान का इलाका है, पहाड़ी इलाका है और पहाड़ ही पहाड़ हैं। थोड़ा सा लैंडस्केप के हवाले से गुफ्तगू करते हुए प्लीज़। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं कश्मीर के हवाले से, यानी रियासत जम्मू और कश्मीर, बुनियादी तौर पे रियासत जम्मू और कश्मीर 3 इकाइयों का नाम है: कश्मीर, जम्मू और शुमाली इलाका जात। और ये 3 जो इकाइयाँ हैं ये 84,471 मुरबा मील पर मुहित हैं। और सबसे अहम बात कि जिस तरह आपने कहा जी कि सवात, कालाम, मालम जब्बा, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये तासुर आम है जी। क्योंकि दुनिया के 135 आज़ाद ममालिक से रियासत जम्मू कश्मीर रकबे के एतबार से बड़ी है। सही। और उसके साथ साथ आबादी के लिहाज से दुनिया के 110 ममालिक से ये रियासत बड़ी है। यानी ये खाली एक इलाका नहीं है, दैट इज़ नॉट सवात, ना ही ये कालाम है और ना ही ये कोई मालूम जबा है, ये एक पूरी रियासत है जो कि इस वक्त बटी हुई है। तकरीबन 39,000 के करीब जो रकबा है वो भारत के पास है और 34,000 हमारे पास है और 12,000 के करीब चाइना के पास है। यानी ये एक बहुत बड़ी रियासत है जो जिसकी एक शानदार तारीख़ है। तकरीबन 5,000 सालों पर मुहित इसकी तारीख़ है। ठीक है। यानी हमारे मुल्क पाकिस्तान को बने हुए 76 साल हुए हैं। ये रियासत दुनिया के नक्शे पे 5,000 साल कबल मौजूद थी। ठीक। एंड दैट वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही। और इसकी एक भरपूर तारीख़, भरपूर सकाफ़त और इसका एक भरपूर अदब है। बिल्कुल ठीक। यानी एक भरपूर तहज़ीब वाली ये कौम थी। और दुनिया के जो ममालिक थे वो इससे मदद मांगते थे। अगर कभी कोई बुरा वक्त आ जाता तो कश्मीर की फ़ौज को इस्तेमाल किया जाता था। तो यानी ये एक छोटा कस्बा नहीं है, बिल्कुल ठीक, छोटा इलाका नहीं है, ये एक भरपूर रियासत थी। बिल्कुल सही, जिसकी एक शानदार, एक ताबनाक किस्म की तारीख़ है। बिल्कुल सही। मैडम, जिस तरह सर ने भी कहा, फिर कल्चर की बात करें तो कल्चर का बड़ा एक अहम सतून, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, अदब। लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं और फिर कश्मीर का जो लिटरेचर और अदब की तारीख़ है उस पर रोशनी डालते हुए, कश्मीर का जो अदब, अगर आप कश्मीरी ज़बान के स्पेसिफ़िक लैंग्वेज का जो है तो बाकायदा जो हमें मिलता है, ये तकरीबन 12वीं सदी के मिड से इसका महाने प्रकाश थी, शतिकंठ की बुक थी, संस्कृत आमेज़ कश्मीरी, वहाँ से इसका आगाज़ है। यानी अगर आप कहें कि कश्मीरी लैंग्वेज का हमें, तो आगाज़ उसका वहाँ से, जो बाकायदा हमें तहरीरी सूरत में मिलता है। तो उसके बाद जब ये तकरीबन 14वीं सदी के आगाज़ में इसका लल्ला अरफा और नूरुद्दीन ऋषि, ओके, उनके कलाम से हमें बाकायदा जो हमारे पास तहरीरी शक्ल में उनके, हमारे पास लल्ला अरफा के वाक़ और नूरुद्दीन ऋषि के शलूक। बेसिकली जो लल्ला अरफा थी वो हिंदू पंडित थी, पंडितानी थी, ठीक है, हिंदू घराने से उनका ताल्लुक़ था। और जो नूरुद्दीन ऋषि थे वो मुस्लिम सेंट थे, ऋषि थे, बुजुर्गान दीन थे। तो उनकी जो पोइट्री है, अगर लल्ला अरफा का जो टाइम पीरियड है वो 1317-1320 के उनकी पैदाइश का है। तो उनका जो कलाम है, अगर आप कश्मीरी ज़बान का इब्तदाई अदब का अगर कहें तो आगाज़, बेसिकली जो प्रोज़ है वो बहुत बाद में है।
जो आगाज़ है वो तकरीबन 20वीं सदी के जो है मिड में जाके इसका प्रोज़ का हमें बाकायदा मिलता है। जो पोइट्री है वो हमारे पास जैसे मैंने आपसे कहा कि 12वीं सदी के मिड से उसका आगाज़ है, पर जो लल्ला अफ़ा का बाकायदा जो शतीकंठ का कलाम है वो बहुत जिसे कहते हैं रेयर है, बहुत कम है, और उसकी अगर है भी तो उसकी ज़बान इतनी मुश्किल है कि कम समझ आती है, पर उसमें क्योंकि कश्मीरी अल्फाज जो हैं मकामी अल्फाज हैं मौजूद हैं, तो इसलिए इसको बाकायदा कश्मीरी ज़बान की पहली किताब का एजाज़ हासिल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ज़ुहैब, अब आप मौजूद हैं, आप लैंग्वेज कश्मीरी तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, थोड़ा सा फिर कल्चर के बारे में बात करते हुए थोड़ा सा बताइए प्लीज़। लैंग्वेज में भी करता हूँ और कल्चर में भी करता हूँ। कश्मीरी कल्चर बड़ा रिच कल्चर है ना, वो बड़ा ही प्यारा और बड़े प्यारे लोग हैं, मेहमान नवाज़ और अखलाक के बहुत अच्छे, और कश्मीरी ज़ुबान तो बड़ी मीठी ज़ुबान है। मेरे ख्याल से सब ज़ुबानों में से जो मीठी ज़ुबान है वो कश्मीरी ज़ुबान है, तो हर लफ्ज़ ही उसका प्यार बांटता है। ऐसे उसमें एक छोटी सी अगर आपको मैं मिसाल दे दूँ कि निगारो चैन हुस्नन करिन देवान का इत्या, शायर इसमें अपने वतन को या अपने किसी भी प्यारे को मुखातिब करता है। निगारो ओ मेरे प्यारे तेरे हुस्न की तारीफ़ तो सभी करते हैं, मेरा भी दिल करता है कि तेरे हुस्न की तारीफ़ करो। मैं एडिशन करना चाह रहा था, क्योंकि जो कश्मीर है ना जी, इसने बड़े बड़े नाम पैदा किए। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ा नाम और बड़ा काबिल एहतराम नाम शायर मशरक हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल। वाह। वो कश्मीर की पहचान है। उन्होंने कश्मीर को विज़िट किया, वहाँ पर उन्होंने जो नज़में लिखी, साकीनामा कश्मीर, गनी कश्मीरी, और फिर जब इकबाल इब्तदाई दौर में थे, अवाइल ही से उन्होंने कश्मीरियों की सरपरस्ती की है। सही। कश्मीर की जो तहरीक थी, वहाँ पर जो शोरशें बपा हुईं, उनके अजाले के लिए वहाँ के जो महाराजा थे उनसे मुलाकातें, और फिर गाए बगाए अपनी शायरी में इकबाल ने कश्मीरियों को जो दर्स हुर्रियत दिया है, वो आज तक कश्मीरी उसी पे चल रहे हैं। और ख़ास करके जो मुल्लाज़ादा ज़ैगम लोलाबी कश्मीरी का बयाज़ जो 20 नज़में हैं, वो खालिस्तन इकबाल ने कश्मीरियों ही के लिए लिखी। सही। और उसमें एक जो उनकी नज़म है, उसके 2 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि आज वो कश्मीर है महकूमो मजबूर फ़कीर, कल जिसे अहले नज़र कहते थे ईरान सग़ीर। अब ईरान सग़ीर से क्या मुराद ले रहे हैं इकबाल? कि ज़ाहिर बात है, अल्लामा इकबाल सईद अली हमदानी, जो हमदान यानी ईरान का एक शहर है, वहाँ से जब 1372 में कश्मीर आए, और वो अकेले नहीं आए, उनके साथ 700 मुबल्लिगीन थे। वो आम लोग नहीं थे, वो कुरान के हाफिज़ थे, वो मुहद्दिस थे, वो वर्कर्स थे। उन्होंने आकर जो ईरानी कल्चर प्रमोट किया कश्मीर के अंदर, और ईरानी जो अदब उसको प्रमोट किया। और इससे पहले जो कश्मीर के अंदर संस्कृत जो थी वो कश्मीर की सरकारी ज़ुबान थी। ओके, सही। और तकरीबन 2000 साल तक संस्कृत कश्मीर की सरकारी ज़ुबान रही है। सईद अली हमदानी के आने के बाद कश्मीर में एक तो इस्लाम का बाकायदा आगाज़ हुआ, लोगों को इस्लामिक जो रिचुअल्स हैं उनका पता चला कि कैसे हमने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। और ख़ास करके उनकी जो किताब है ज़ख़ीरतुल मलूक, जिसका इस वक्त तक तकरीबन 3-4 ज़ुबानों में तर्जमा हो चुका है, लातिनी में, फ्रांसीसी में, टर्किश में, इंग्लिश में, उर्दू में। और उनका जो मेजर थीम था वो उस वक्त के जो हुक्मरान थे, सही, ख़ास करके जो उस वक्त का जो उनका हुक्मरान था कुतुबुद्दीन, उसके नाम पे उन्होंने कुछ खतूत भी लिखे और उसको एडवाइस किया कि कैसे आपने रूल करना है, ठीक है, और किस तरह से लोगों को आपने चलाना है। और फिर ये उन्हीं की बरकतें थी कि आज जो कश्मीर को ईरान सग़ीर कहा गया है। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि ज़ुहैब ने बात की कि कश्मीर के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, वहाँ के लोग बड़े ख्याल रखने वाले हैं, बड़े केयर करने वाले हैं।
फिर आप देखें कि जो कश्मीर की डिशेज़ हैं, गोश्ताबा है, ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी कश्मीर से जो है ना वो बन भी launch रहा हुई है, अभी बन के Yeah. प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे तो जी। इसी तरह यानी कि जितना ईरान का कल्चर था वो सारा का सारा कश्मीर में है। बिल्कुल सही, तो यानी कि ये एक भरपूर सकाफत है कश्मीर की, बिल्कुल सही। और ये इसको हम किसी भी एंगल से अगर देखें तो वो इसका हम अहाता नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। मैडम, कल्चर के हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हुए खासियत, खसूसियात बल्कि जो हैं, जो रही हैं कल्चर का अब हिस्सा। कश्मीर का जो कल्चर है, आप ये नहीं कह सकते कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 5000 साल पुरानी तारीख है, तो उसमें हिंदू भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और सिख भी आए, और ये यूरोपियंस भी आए। अगरचे इनका अगर आप कश्मीरी प्रोज के, जैसे मैंने पहले भी बात की कि 20th सेंचुरी के मिड में इसका, तो वो यूरोपियंस ने कश्मीरी ज़बान के हवाले से काम किया, उसको कश्मीरी लिटरेचर का जो तराजम किए, या तो जिसकी वजह से कश्मीरी जो राइटर थे उनको भी मोटिवेशन जो हासिल हुई, और उन्होंने इसको कश्मीरी ज़बान के हवाले से, उससे पहले असल में तकरीबन 500 साल तक कश्मीर में फ़ारसी ज़बान का जो रहा चर्चा, जिसे आप कहते हैं, तो जो कश्मीरी ज़बान थी उसको एक, जिसे कहते हैं ना, प्लानिंग के तहत पीछे धकेला गया। ओके। जो इसमें शायरी करते थे, जो इसमें शोरा थे, उनको, जैसे महमूद गामी हैं, तो उनका कश्मीरी ज़बान का बहुत बड़ी शायर हैं। जैसे एक बड़ा फेमस पाकिस्तान में भी है, बल्कि ज़ुहैब को भी पता होगा, मेरे वतन करियो मंजिल रस जाए, आपने सुनाया हुआ भी है, मेरा वही तराना है। तो वो उनका कलाम है। इसी तरह उनका बहुत, ये पूरी जो है नज़म है बहुत खूबसूरत है, करियो। तो वो उसका जब ये पढ़ते तो उनको मसलन गामी तंजियन कहा जाता था, क्योंकि वो अपने कश्मीरी ज़बान में जो शायरी करते थे, इस वजह से, यानी इस हद तक अपनी ज़बान को वो हकारत की नज़र से देखते थे। तो जब कश्मीरी यूरोपियंस ने इसको काम किया, अब जब हम जो इस वक्त सोसाइटी, अब कल्चर की बात कर रहे थे, तो अब भी कश्मीर में अगर आप चाहे आप, अब तो बहुत ज़्यादा नेट ने जो है एडवांस कर दिया, यूट्यूब पे भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप मुस्लिम कुजीन को देखेंगे तो आपको उसमें उनकी डिशेस मिलेंगी, पंडितों की आप देखेंगे तो आपको उसमें उनकी कुजीन भी और डिफरेंट। इसका मतलब है कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। बुद्धिस्ट अगर 2% हैं पर वो मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह सिख हैं, सिखों का भी अपना है, आपको पता है, उनका अपना एक कल्चर है, उनके अपनी एक जो डिशेस हैं, तो वो भी मौजूद है। कश्मीर की ये क्वालिटी है कि उसमें ये सारे लोग, जिसे कहते हैं ना कि अपनी खुश दिली से और अपने काम को, अपने कल्चर को वो अपनाए हुए हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है उनके ऊपर। अब हम लोग तकरीबन 2017 में कश्मीर गए, तो पुलवामा के पास ना मंदिर हैं 2-3 बड़ी और बहुत अच्छी कंडीशन में। तो मैंने उनसे पूछा, तो कहते हैं क्योंकि बाकी जो घर थे वो बड़े खस्ता हो गए हुए थे, तो वो इतने ज़बरदस्त, कहते हैं कि ये यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं ना, वो इनकी देखभाल करते हैं ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो कल्चर के हवाले से, और ये जो चीज़ें मैंने अपने आँखों से देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, और मैं उस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करना चाहूँगी। सर, मैं ज़रूर आपसे ये बात करते हुए, मेरी इस्लाह जहाँ पे भी ज़रूरत हो, प्लीज़ एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आप सारे उस्ताद हैं, बेहतर तरीके से कमांड रखते हैं इस टॉपिक के हवाले से, जितनी भी गुफ्तगू की। जैसा जो 1940s के दौर में कश्मीर एक, अगर हम कहें कि वाहिद रियासत था कि 80% के करीब एटलीस्ट मुसलमान वहाँ पर मुकीम थे, तो ये गलत बात नहीं होगी। देखिए, जब हम बात करते हैं ना रियासत जम्मू कश्मीर की, तो उसमें जब 3 इकाइयाँ सामने आती हैं, उसमें जो कश्मीर है ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी है इस वक्त भी, और ये 5 अगस्त 2019 का जो इक़दाम था गैर आइनी और गैर जमहूरी, उसके बाद उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट का उसके बाद उन्होंने जो एक स्टेप उठाया 2020 में, अब वो नाफुज हो गया है। उन्होंने जो हल्का बंदियाँ वहाँ पर नई की हैं, उन हल्का बंदियों में जम्मू जो दूसरी इकाई है, जो कि एक हिंदू मेजॉरिटी एरिया है, सही, अब उसको उन्होंने 6 नशिस्तें कश्मीर असम्बली के अंदर दे दी हैं। ठीक है। और
कश्मीर जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, उसके लिए सिर्फ एक सीट उन्होंने मुख्तस की है। इसका मतलब क्या है कि 1947 से लेकर 2019 तक जितने प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कश्मीर के अंदर आए वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे मुसलमान थे। लेकिन अब ये जो उन्होंने हल्का बंदियों का सिलसिला शुरू किया है, इसमें अल्टीमेटली जो उनकी प्लानिंग यही है कि अगला जो सीएम कश्मीर का होगा वो हिंदुओं से होगा। ओके, ठीक है ना जी। तो आपकी जो बात की तरफ मैं आता हूँ, ये जो 3 इकाइयाँ हैं ना जी, कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, और जम्मू हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है, और जो लद्दाख है वो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है। ओवरऑल देखा जाए तो रियासत जम्मू कश्मीर ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी उस वक्त भी। और आप देखें ना कि 1947 का 3 जून 1947 का जो मंसूबा था, उसके बाद ये जो 562 या 565 जो रियासतें थी, सही, जो जिन्हें शाही रियासतें कहा जाता था, जो बराह रास्त मलका के मातहत थी, और इस पार्टीशन के बाद उन्हें ये चॉइस दे दी गई थी कि वो आबादी के तनासब के साथ आप पाकिस्तान या इंडिया के साथ इलाक़ कर सकते हैं। ठीक है। अब ये देखें कि कश्मीर वाज द मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट एट दैट टाइम, लेकिन उसका महाराजा हिंदू था। अब बाकी रियासतों पे तो फार्मूला लागू हो गया, द कश्मीर वाज ओनली स्टेट जिस पर यह फार्मूला लागू नहीं हुआ। और 27 अक्टूबर 1947 को जबरन उन्होंने इलाक़ करके कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल सही, कि कश्मीर वाज द मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट तब भी एंड टिल नाउ। बिल्कुल सही। और यहीं पे मज़ीद भी गुफ्तगू करनी है इस हवाले से। ऑब्वियसली ख़वातीन नौज़ात, एक बार फिर आपको बताती चलूँ, पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। उस हवाले से ज़ुहैब हमारे साथ मौजूद है। तो ज़ुहैब, अब आप कौन सा हमें मिली नगमा कहूँगी तो मुझे दुरुस्त करते जाइएगा, मिली नगमा है ये? मिली नगमा बेसिकली ये कश्मीर का बेटा। ओके, ये फॉरेन ऑफिस की रिलीज़ अभी हो चुकी है, तो कश्मीर का बेटा के नाम से मेरे ताया जान का लिखा हुआ कलाम है ये वाला, तो ये मैं आपको आ जाइएगा प्लीज़ ख़वातीन और हज़रात। जी ख़वातीन नौज़ात, खुश आमदीद हम आपको कहते हैं। और आज वीकेंड एट होम की स्पेशल प्रोग्रामिंग, जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया, आज पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बहन भाई बसते हैं आज यौम यकजहती कश्मीर बहुत ही रिस्पेक्ट, बहुत ही एहतराम, बहुत मान के साथ और इस अपनाइयत के साथ, और पूरी दुनिया को ये बताते हुए कि हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ उनके शाना बशाना खड़े हुए हैं और उनके दुख दर्द को और आज़ादी की जो स्ट्रगल है, जिस स्ट्रगल प्रोसेस में, जिस जिदोजहद में कितने हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, उन कुर्बानियों को याद करते हुए आज के दिन की मुनासबत से स्पेशल प्रोग्रामिंग का एहतमाम किया गया। और हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये तो उस्ताद का इसलिए और हैं भी उस्ताद क्योंकि ये बेहतर तरीके से कश्मीर के हवाले से कश्मीर की हिस्ट्री, कल्चर, लैंडस्केप, अदब की बात करें। बड़ी ऐसी बातें हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते और हम जानना चाहते हैं कश्मीर के बारे में, ये बता सकते हैं। दोबारा से तारुफ कराती चलूँ, प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा जाहिद अजीज़ साहब मौजूद हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कश्मीरियात, डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है। साथ डॉक्टर समीना कौसर साहिबा, ये मैं दोबारा इसलिए तारुफ करवा रही हूँ कि अगर आपने अभी ज्वाइन इन किया है तो तारुफ करवाना और सुनना ज़रूरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जी, शोबाई कश्मीरियात, पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है। और ज़ुहैब ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ अ प्राउड कश्मीरी, और कश्मीरियों की आवाज़ को बुलंद करते हुए, जज्बात की तर्जुमानी करते हुए मिली नगमे ये पेश करते हैं। सो आपको एक बार फिर हम वेलकम करते हैं। अच्छा, हम पकवान की सर बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़रा किचन के सेगमेंट की तरफ आप तमाम मेहमानों की इजाज़त से, क्योंकि आज कश्मीरी पकवान का एहतमाम किया गया है, तो माजिबीन बताइएगा। गुश्ताबा जो है वो मैंने स्टार्टिंग में भी बल्कि बताया था कि बकरे की रान की गोश्त को कूट के बनाया जाता है। ठीक है, आप बताएं, मैं आ रही हूँ आपके पास। और आप बीफ से बनाना चाहें तो गोश्त लेके उसको आपने चॉपर में डाला, उसके बाद इसमें सौंठ हम शामिल करेंगे। ठीक है, जो ड्राई अदरक होता है उसका पाउडर 1 चम्मच जाएगा, सौंफ पिसी हुई 2 चाय के चम्मच, और थोड़ा सा नमक, क्योंकि इसमें स्पाइस नहीं इस्तेमाल होता, कश्मीरी लाल मिर्च 1 हम इसमें शामिल करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह हम चॉपर में पीस लेंगे। ठीक है, और दही 2 चम्मच साथ ऐड करेंगे
उसके बाद जैसे हम कोफ्तों की शेप देते हैं वो हमने शेप दी, और इसकी जो ग्रेवी होती है वो बहुत रिच होती है। दही ठीक है, 1 कप, उसमें खोया 1 कप, और उसमें क्रीम 1/2 कप, उसको मिक्स करेंगे और घी में, देसी घी में या बटर में आप बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। उसमें अच्छी तरह इसको भून के और हम कोफ्ते शामिल करेंगे और दूध 2 कप शामिल करके इसको हम दम पे छोड़ देंगे। ठीक है, जिस तरह ये गलेंगे या जितनी आपको ग्रेवी रिक्वायर होगी उस पे आप इसको डिश आउट कर लेंगे। ठीक है। आपने कम ग्रेवी क्यों डाली है ये बताएं पहले जरा, असल तो मजा ही ग्रेवी का होता है। ये आपके अपने सर मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तंग करना होता है माजबीन को। अच्छा जी, आपकी मर्जी है जी, उसके बताएं। बाद सिंपल जैसे हम पुलाव बनाते हैं, आपने इसमें सिर्फ यखनी ऐड करनी है। मैंने किसी मीट का इस्तेमाल नहीं किया इसमें ढेर सारे नट्स, जिसमें काजू, बादाम, पिस्ता, कोकोनट, ये सारे आपने बटर में फ्राई किए। किशमिश 2 किस्म की मैंने इसमें शामिल की है, उसको भी अच्छी तरह फ्राई किया है। जैसे ही चावल दम पे आने लगेंगे इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, थोड़ा हम सर्विंग के लिए रखेंगे, और जब सर्व करेंगे तो इसमें सेब मैंने जो देखे फ्रेश काट हाँ, के ये वो दिखाइएगा शामिल जरा किया है। प्लीज। बिल्कुल सही। और आपकी मर्जी, आप इसमें पाइनएप्पल भी शामिल कर सकते हैं। और ग्रीन टी की तो मैंने पहले ही आपको बता दी, इसके साथ सैलेड जो है वो मैंने बिल्कुल, बनाया। ये एक ऐसी चाय है जो मुझे तो ना मिल सकी, प्रेजेंट कर दी माजबीन ने। मैं मजाक कर रही हूँ, थैंक यू सो मच। और ये प्रेजेंटेशन है। अच्छा मैडम की तरफ बढ़ते हुए, मैडम खाने की बात करते हैं, पकवान की कश्मीरी करें थोड़ा सा, इस पे हाईलाइट करते हुए, और क्या क्या मीठे में क्या होता है ये बताइए। मीठे में तो मैडम कहवा ही होता है। ठीक है, नहीं, खाने में कुछ तो होता होगा, ऐसा तो नहीं? मीठा ये अब वाजवान है, आप एग्री करोगे, ऐसे ही है ना। वाजवान की 42 डिशेस हैं, मोस्टली मटन की हैं और 1-2 चिकन की हैं। सारा मटन ही है? मटन है, सब मटन है। और उसके सब कहते हैं कि मीठा नहीं है, तो मीठा नहीं है, मीठा कावा है बस, और या फिरनी होती है। जी राजमा भी इसमें, वाजवान में राजमा, और दूसरा वो भी मीठे की बात कर अच्छा रहे हैं, मीठे मीठे की में, बात सही है। मीठे में बस कावा ही एंड में। कावा वैसे स्पाइसी के ज़्यादा कश्मीरी शौकीन है। और उसमें ये जो आता है ना अपना कड़म का साग, ठीक है, शायद आपको मालूम होगा, यानी वो हमारे खेतों में ही लगता है, तो उसके साथ भी मटन मिक्स करके ना, मटन लाजमी होना चाहिए। कश्मीरी खताई के बारे में मैंने सुना है, वो होती है ना अपना कुलचा, कश्मीरी कुलचा है। और मुजफ्फराबाद में आम है। ठीक है, बिल्कुल सही। सर आप कुछ खाने के हवाले से बात करते हुए, चूंकि पकवान। खाना चूंकि मेरा मौजू नहीं है, ठीक है सर, खाना मतलब पकवान पे तो उस हिस्ट्री वाले पे। से बस यही है कि वाजवान जो है वो ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, फिर वो जो ख़ास करके जो टिपिकल एक समवार है, समावार, जिसके अंदर वो कहवे को बनाया जाता है, यानी वो एक मग टाइप है, तांबे की बनी होती है वो, और उसके अंदर ही वो कोयले डाल देते हैं, साइडों में कोयले होते हैं उसके दरमियान में ना, और साथ में कहवे की पत्ती, पानी वगैरह डाल देते हैं, और एक मखसूस खास टाइम एहतमाम है। हाँ बिल्कुल वो सही, तैयार हो जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उसके अलावा मैं सिर्फ खाने पीने का शौकीन नहीं, बाकी मुझे डिटेल्स का पता है। डिशेस थोड़ी सी आपको बता देती हूँ जो ज़्यादा कॉमन है वहाँ जी। पे। एक तो गोश्ताबा हो गया। अच्छा, जब ये मोस्टली जो वाजवान है ये शादियों पे होता है। ठीक है, जनरल या आपके घर दावत का एहतमाम है बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि इस पे लागत बहुत ज़्यादा है, तो घरों में ये उस तरह रेगुलर डिशेस में कम बनता है। ओके, यानी वो स्पेशल वाजा इसको बनाता है। ओके, हाँ, बिल्कुल इसको खवातीन नहीं, कुक इसको है। वाजा बनाता है। बिल्कुल सही, कुक और इसकी जो गोश्त की तैयारी है ना, वो ही इतनी टाइम टेकिंग है कि आसान काम नहीं है। बिल्कुल, जो गोश्ताबा ये बात कर रही है ना, ये तो यहाँ पे इन्होंने वो इंस्टेंट गोश्ताबा बताया है ना। गोश्ताबे का साइज इतना होता है, लेकिन उसमें मेहनत है माजबीन ने की। मैं यहाँ पे हाँ बता, और वो तो उन्होंने वो तो बताया ऑब्वियसली जो एक प्रॉपर यानी वो प्रोसेस यानी होता कि एक रान का जो पीस है ना, उसको लेके उसको बकायदा वो कूटते बकायदा हैं कूटते हैं। इतना कूटते हैं कि वो उसकी एक तार बन जाए। एक एक वो तार नजर आती है, मुझे आ गई नहीं, समझ। तार नहीं नजर आती, गोश्त की एक तार बन जाती है। अच्छा, गोश्त की तार बन जाती है। यानी कि अच्छा, उसको 24 आवर्स आई थिंक कूटा जाता है वो। ओके, आई थॉट कि इतना पीस देते हैं कि वो एक एक जर्रा टाइप। नहीं, उसको बोटियां नहीं ना बनाते, वैसे इसको कूटते हैं इतना ज्यादा। pieces उसके नहीं लिए करते उसको। इंस्ट्रूमेंट है वो, उसके वो है भी स्पेशल। ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दैट्स तो और वो जब खाने सर्व होते हैं, अब शादियों का जो होता है वहाँ पे वो सारे डिशेस वाजा ही सर्व करता है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप सर्व करना होता है, आप एकदम से डाल नहीं सकते। ठीक, बिल्कुल उसमें सबसे लास्ट पे वो गोश्ताबा सर्व करते हैं। बिल्कुल सही। और वो एक होता है, एक करते हैं थाली में,
और उसके 4 पीसीज होते हैं। देखें ये कैसी बातें हैं ख़वातीन हज़रात, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। हम कश्मीरी बहन भाइयों की बात करते हैं तो कश्मीर कल्चर, कश्मीर के लैंडस्केप, लिटरेचर, सर लिटरेचर पे भी, हिस्ट्री की तो हम बात कर रहे हैं साथ असल ही में साथ। इसमें हिस्ट्री में एक दो चीज़ें रह गई हैं, वो मैं बताना चाह रहा था नाजरीन को। कश्मीर जो है ना वो हमेशा से फॉरेनर्स की तवज्जो का मरकज़ रहा है। ऐसा ही है। जैसा कि मैंने पहले इब्तिदा में बताया कि 5000 साल तारीख, उसमें 4000 साल जो कश्मीर का मुकामी हिंदू था उन्होंने वहाँ पे हुक्मरानी की। ठीक है। और 1320 में जब इस्लाम आया और ईरानी मुबल्लिगीन आए और इस्लाम का एक बाकायदा आगाज़ हुआ, तो 1339 में बाकायदा मुस्लिम जो रियासत है उसका आगाज़ हुआ, यानी शामिरी ख़ानदान और चक ख़ानदान जो वहाँ के मुकामी ख़ानदान थे। यानी 1586 तक कश्मीर जो है वो दुनिया के नक्शे पे एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पे मौजूद रही। सही। 1586 में मुग़लों ने, जिनकी बेस अफ़गानिस्तान थी, उन्होंने 8वें हमले में, यानी अकबर के आबाओ अजदाद से ये हमले शुरू हुए। ठीक है। और अकबर ने 1586 में 8वें हमले में कश्मीर पे कब्ज़ा किया और इसका वो जो ख़ुद मुख्तारी वाला स्टेटस था वो ख़त्म करके इसको एक सूबाई स्टेटस दिया। ठीक है। यानी ये मुग़ल सल्तनत का 17वां सूबा डिक्लेयर हुआ और 166 साल उन्होंने वहाँ पे हुकूमत की। और उस दौर में जो ईरानी कल्चर था बहुत प्रमोट हुआ, पर्शियन लिटरेचर बहुत प्रमोट हुआ, और ख़ास करके जो आर्किटेक्ट हैं वहाँ पे, जो बागात हैं, जो कैनाल्स हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया है। और फिर बात आ जाती है अफ़गानों की। 1752 में अफ़गान आ गए, उन्होंने कश्मीर पे कब्ज़ा किया। कश्मीर का जो सूबाई स्टेटस कायम रहा 1819 तक। और 1819 में रंजीत सिंह ने, जो पंजाब का हुक्मरान था, उसने तीसरे हमले में 1813 में उसने पहला हमला किया, नाकाम रहा। 14 में दूसरा हमला किया, नाकाम रहा। और 1819 में उसने तीसरा हमला किया और उसमें कामयाब हुआ। ठीक है। और 1819 से 1846 तक सिख रहे और 6 दिन के लिए अंग्रेज़ कश्मीर पर काबिज़ रहे। ओके। 11 मार्च से 16 मार्च। और 16 मार्च 1846 को अंग्रेज़ों ने कश्मीर को महाराजा गुलाब सिंह के हाथों फ़रोख्त कर दिया। कीमत लगी 75 लाख नानक शाही सिक्का राजुल वक्त। और इस तरह कश्मीर पर डोगरा ख़ानदान की हुकूमत कायम हुई। सही। और ये वही डोगरा ख़ानदान है जिसका आखिरी हुक्मरान महाराजा हरी सिंह था और जिससे जबरन इलाक़ के उस दस्तावेज़ पर दस्तखत करवाए गए और आज हम सारा वो भुगत रहे हैं। बिल्कुल सही। सर मैं ज़रूर यहाँ पे ये जानते हुए कि जो ओरिजिनल शालामार बाग है वो श्रीनगर में मौजूद है इस वक्त। बुनियादी तौर पे ये जो शालामार बाग है ना जी, ये जिस बादशाह ने बनवाया था, एग्जैक्ट मुझे उसका नाम याद नहीं इस वक्त, शाहजहां, आई थिंक शाहजहां ने। इसने बेसिकली इसका एक ईरान का जो बादशाह था जो उसके दौर का था, असर जो था, बिल्कुल सही, उसने उसकी ख्वाबगाह में जो कालीन बिछा हुआ था ना जी, उस कालीन के ऊपर जो डिज़ाइन था, उस डिज़ाइन की परमिशन लेके उसने वो शालामार बाग बनवाया है। ओके। यानी इस कदर ये शौकीन थे बागात बनाने की। बिल्कुल सही। तो पहले श्रीनगर में बना और फिर ये लाहौर में बाद में ये रेप्लिका है। बिल्कुल सही। अच्छा मैडम, अगेन लिटरेचर के हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हुए, अब जैसे पहले लल्ला अरफा के हवाले से बात कर रहे थे, तो आज भी जैसे रेजिस्टेंस है। अब उस वक्त जब लल्ला अरफा का दौर था, उस वक्त दौरे हुकूमत तो हिंदू हुक्मरानों का था, पर जो बात उन्होंने तब की वो आज भी लागू है। अब एक उस वक़्त मसलन जो समाजी नाइंसाफ़ी थी, फिर उसमें जो अमीर को अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब तर हो रहा है, तो उस हवाले से। और लल्ला अरफा एक जगह पे कहती हैं कि गाटला अकवचुम वाजस मारन, नशबत अकवचुम वाजस मारन, तन पेट बुलल नासम परारन। यानी वो कह रही है कि मैंने एक ऐसे हालात अपनी समाजी नाइंसाफ़ी को मैंने एक अक्लमंद को भूखे मरते देखा और ऐसे देखा जैसे सूखा पत्ता गिरता है हवा से। उसी तरह उसी जगह पे मैंने एक बेवकूफ़ को देखा जो एक वाजे को, यानी एक बावर्ची को इसलिए मार रहा था कि उसने खाने में
मज़ा नहीं पैदा किया, उसको अरे, जायका नहीं ले। अरे। तभी से मैं इस दुनिया से बददिल हो गई और मैं यहाँ से किनारा करना चाहती हूँ। और इसी को एक जगह वो फिर जब हिंदू हुक्मरानों का दौर ख़त्म हो रहा था तो वो उसको यानी कह रही है कि वो दमी डिठम गजदज वई, दमी डिठम द नतसास, दमी डिठम पांडवन हंस मोज, दमी डिठम क्रालिच मास, यानी वो हिंदू दौर का जो अरूज था फिर उसको जवाल की बयान कर रही है कि पल भर को देखा तो बड़ा अरूज था और पल भर को देखा तो वहाँ धुआं और उसकी राख थी बस। सही। पल भर को देखा तो वो एक पांडवों की माँ थी जो हिंदू दौर का जो अरूज का दौर था, और पल भर को देखा तो वो कुम्हार की एक घर में खाला की हैसियत से, यानी जब वो अपने आप को बचाने के लिए छुपे तो कुम्हार के घर छुपे और लोगों मसलन जो उनके दुश्मन से उनको बताने के लिए कि ये कौन है तो उन्होंने बताया कि वो कुम्हार के जो बच्चों की खाला है, यानी एक महारानी को ये अरूजो जवाल का बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक। फिर इसी तरह जब हम आगे इस वक्त कश्मीर की बात कर रहे अच्छा, हैं, हब्बा खातून का भी मैं जिक्र करते हुए, हब्बा उनके जिक्र के बगैर मुझे लगता है लिटरेचर का जो है पोर्शन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो नामुकम्मल रहेगा। बिल्कुल। जो हब्बा खातून है उनका जो है जो शायरा हैं लल्ला अरफा की तकरीबन 16वीं सदी में है, 200 साल के बाद है। उनको ये आज़ाद थी, वो तो किसान की बेटी थी, मुस्लिम थी, पर यह है कि 18 साल की उम्र थी जब शादीशुदा थी, पर अपने ससुराल में इतना जुल्म उन पे होता था तो वो इसी को अपने मैके में आई हुई थी तो खेतों में बैठ के वो गा रही थी, वार वन से इतवार छुसना चार कर म्योन मालनो आप दराय नट है तो आप दराइस तो नट फिटमो चार कर म्योन म्यालनो, शायद अगर इसमें कोई आगे पीछे हो। तो वो कह रही है कि मैं ससुराल में इतनी तकलीफ़ में हूँ, चार कर मालनो यानी अपने वालदैन को मुखातिब कर ओके, सही। कि मैं अपने ससुराल में इतनी तकलीफ़ में हूँ कि मेरे मेके वालों वालदैन कि मेरा कुछ सद्दे बाब करो कि ये मेरी तकलीफ़ दूर हो। उस वक़्त जो कश्मीर का बादशाह था यूसुफ शाह चक, वो उधर से गुज़र रहा था ये शिकार के लिए। उसने जब इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, हब्बा खातून खूबसूरत भी बहुत थी, तो जब उसने सुना तो जब उसने देखा तो उसने फिर एक तो उसके हस्बैंड से उसकी डिवोर्स करवाई और फिर उसको पैगाम भेजा। इस तरह वो एक किसान ज़ादी जो अपने ससुराल में इतनी 18 साल बिल्कुल उस वक्त सितम सह रही थी, तो वो इस तरह फिर उनको एक मुल्क की मलका बनी। यानी वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कश्मीर का आखिरी हुक्मरान, ओके, यूसुफ शाह चक, ओके, क्योंकि उसके बाद फिर वो सूबाई खुद सिलसिला शुरू हो गया, मुगल काबिज हो गए। तो डॉक्टर साहब की बात को मैं कंटिन्यू करते हुए, जैसे कि आपने कहा अदब के हवाले से, देखिए जब हम बात करते हैं ना तारीख़ी अदब के हवाले से जी, तो रियासत जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत है, ये उसको एक ऑनर हासिल है कि राज तरंगनी एक किताब है जो समझ लें कि पूरे हिंदुस्तान की एक तारीख थी और उसे पंडित कलन ने उस वक्त लिखा और बकौल पंडित कलन के जब मैं ये तारीख लिख रहा था तो मैंने तकरीबन 14 किताबों से इसका इस्तेफादा हासिल किया। सही। तो यानी कि अब तक उस किताब के जो तराजम है वो लातीनी में, फ्रांसीसी में, यानी दुनिया की सबसे कदीम तरीन किताबों में, ठीक। यानी कि ये कश्मीर को एजाज़ हासिल है कि वो जो राज तरंगनी है उसका असर अभी कश्मीर के हिस्से में आता है। बिल्कुल सही। ख़वातीनो ज़ात ज़ुहैब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, थोड़ा सा हम चाहेंगे क्योंकि आज कश्मीर डे है, यौम यकजहती कश्मीर है, तो आज के दिन की मुनासबत से चंद लाइंस अगर कश्मीरी कोई सॉन्ग वो मैं आप पे छोड़ती हूं, कश्मीरी ज़बान में। बिल्कुल। आशिक फलवा बनित मस्तान निगारो चाय हुस्नन करिंदे वान क्या
आशिक फलवा बनित मस्तान बगर है नाजनीनो शुनाजन पोश बतरू शुनाजन पोश बतरू शुनाजन पोश बतरू बनी क्या बोझ जिगर न चुमर मान निगारो चाइन सनन करीं देवान कर बहुत खूब, बहुत खूब। और इसी के साथ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए सर थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत कुछ सीखने को जानने को मिला कश्मीर के हवाले से। थैंक यू सो मच मैडम, जीती रहें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप बुलाते हैं कश्मीर के हवाले से इतनी अच्छी गुफ्तगू करने ये का तो मौका जरूरी है, ये हमारा फर्ज है और हमारा हक भी है कि हमने ये तो काम करना है, ये तो मस्ट है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर। शेफ माजिबीन का भी शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। ख़वातीन-ओ-ज़ात आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ हमारी तरफ से। लेकिन जाने से पहले ज़ुहैब क्या पेश करेंगे आप अब? मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। आ जाइए लास्ट प्लीज़।